गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूँ शुक्ला मैम और आप मेरे साथ चल रहे हैं भारत के भूगोल पर। तो भारत के भूगोल की बेसिक जानकारी के साथ साथ हम एडवांस इंडियन ज्योग्राफी का भी अध्ययन कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है और जो 9 से लेकर 12th तक के स्टूडेंट के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं और शुरू करते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। तो कल मैंने आपको बताया जैव विविधता क्या होती है और जैव विविधता कितने प्रकार की होती है और रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक में क्या है, क्या बताया गया है। IUCN ने जैव विविधता जैव जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन का रखा है। जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, उन विलुप्त हो रहे जीवों का संरक्षण कैसे किया जाए, उनका विकास कैसे किया जाए, ये रेड डाटा बुक में बताया गया है कि कौन कौन से संकटापन्न जीव हैं, कौन कौन से विलुप्त जीव हैं, इनको उसमें संरक्षण दिया जाता है। तो भारत के प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र मैं आपको इस सीरीज में बता रही थी। तो हिमाचल में है शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र। ये 7,770 इसका जो क्षेत्रफल है 7,770 वर्ग किलोमीटर है। नंदा देवी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये उत्तराखंड में है और इसका क्षेत्रफल 5,860 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं कंचनजंगा खांगचेंद्र जोगा में है और ये 2619.2 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद हम दिहांग और दिबांग की बात करते हैं। तो दिहांग और दिबांग 511.5 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिब्रू सखोवा की। डिब्रू सखोवा 765 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। वर्ग किलोमीटर एरिया में फिर हम बात करते हैं मानस जो असम में है, ये 2837 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। फिर हम बात करते हैं नॉर्केक मेघालय की, और ये नॉर्केक जो है वो 820 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। ये इनका क्षेत्रफल है। इसके अलावा बात करते हैं पश्चिम बंगाल सुंदरवन, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसका क्षेत्रफल है 9,630 किलोमीटर और ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला एरिया है। सिंपलीपाल 4,374 वर्ग किलोमीटर। अक्षयकुमार अमरकंटक 3,835 वर्ग किलोमीटर। सेचालम 4,755.99 वर्ग किलोमीटर और ये आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी जो 10,500 वर्ग किलोमीटर है। केरल का नीलगिरी क्षेत्र जो केरल और कर्नाटक की सीमा पर है, ये 5,520 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करते हैं मेन जो केरल और तमिलनाडु के पॉइंट पर है, यानी कि जो सबसे दक्षिणी हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है अगस्त्यमलाई जैव आरक्षित क्षेत्र और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,500 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं पचमढ़ी, हमारे मध्य प्रदेश में है और पचमढ़ी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो 4,981 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किए हुआ है। फिर हम बात करते हैं एक और जैव आरक्षित क्षेत्र की जो है पन्ना और ये पन्ना है
वो 2998 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। 2998 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। फिर कक्ष का रन जैवारक्षित क्षेत्र है। कक्ष का रन जैवारक्षित क्षेत्र और ये 12,454 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, इनमें कोई भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो यूनेस्को की मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम में जो स्थल हैं वो उनमें से कुछ को शामिल किया गया है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लगभग 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को रखा गया है विश्व धरोहर सूची में। तो ये विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से शामिल हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विश्व धरोहर सूची में शामिल है हमारा नीलगिरी, जिसे मैं यू से प्रदर्शित कर रही हूँ, यानी कि यूनाइटेड यू से विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जिसे बोला जाता है। तो पहला नीलगिरी, दूसरा है जो 1986 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। 1986 में नीलगिरी को जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। फिर 1988 में नंदा देवी को जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया जो उत्तराखंड में है। 1988। तो ये हमारा दूसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तीसरा जो हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो गारो हिल्स का भाग है और ये मेघालय में है, जो ये भी 1988 में ही जैव आरक्षित क्षेत्र बना। ये भी यूएनओ की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो भारत एवं श्रीलंका के बीच है और ये तमिलनाडु में है। और ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र बना वो 1989 में बना। 1989 में इसे विश्व धरोहर सूची यानी कि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। फिर जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है सुंदरबन और इसे भी 1989 में ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची में स्थान मिला। इसके बाद बात करते हैं मानस जो असम में है। ये भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये भी 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। 1989 में मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट निकोबार और ये भी जैव आरक्षित क्षेत्र है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ग्रेट निकोबार को भी 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र ये अंडमान निकोबार में है। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्पलीपाल जो आपको पता ही है उड़ीसा में है और ये 1994 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। फिर हम बात करते हैं डिब्रू सखोवा जो असम में है और ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो 1997 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1997 में। इसके बाद पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का जैव आरक्षित क्षेत्र है वो 1999 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पचमढ़ी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद पचमढ़ी के बाद कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है सन 2000 में। सन 2000 में इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई को 2001 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2001 में विश्व धरोहर सूची में अगस्त्यमलाई को शामिल किया गया है। फिर अचकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है और इसको 2005 में जैव आरक्षित क्षेत्र है जो 2005 में यूएनओ की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कक्ष का रण 2008 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में कक्ष के रण को शामिल किया गया।
इसके अलावा कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और पिन वैली राष्ट्रीय पार्क है। इसमें आसपास के क्षेत्र हैं चंद्रताल, सराय और किब्बर। इसके अलावा जो कोल्ड डेजर्ट है वो 2009 में यूएनओ की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर जो सेचालम पहाड़ी है आंध्र प्रदेश की, वो 2010 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था, और ये 2010 में यूएनओ की यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके बाद लास्ट जो जैव आरक्षित क्षेत्र आता है वो है पन्ना, तो 2011 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। आपने देखा फ्रेंड, तो ये सारे जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट बताती हूँ। इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं, मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र। सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। और सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सुखोबा है जो असम में है। डिब्रू सुखोबा असम में। तो फ्रेंड, यहाँ इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से एरिया हैं और जिनका गठन कब कब हुआ और जिनको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। साथ ही इससे जुड़े हुए जोड़ियाँ भी मिलाने के लिए आ जाती हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपको दे देता है जोड़ियाँ और पूछता है कि नहीं, या क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो कोई से भी 3 दे देगा जो शामिल है और 1 दे देगा जो शामिल नहीं है, जो आपको पहचानना है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्रों को उनके राज्यों के क्रम में लगाएं, तो राज्यों के क्रम में कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्रम में लगाएं कि पहला कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है मन्नार की खाड़ी, जिसका मन्नार की खाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है, और सबसे छोटा डिब्रू सखोबा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें कक्ष का रन ये 12,454 किलोमीटर एरिया में है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है मन्नार की खाड़ी, और ये 10,500 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा आता है सुंदरवन जो 9,630 वर्ग किलोमीटर में है। और चौथा है कोल्ड डेजर्ट
फोल्डर डिजर्ट या शीत मरुस्थल जो हिमाचल प्रदेश में है, और ये है 7,770 वर्ग किलोमीटर। तो ये देखिए फ्रेंड, आपने देखा कि जो क्रम है वो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद हम बात करते हैं वन्य जीवन की। वन्य जीवन, वन्य जीवन जो होता है भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जैविक विविधता कार्य योजना तैयार की गई है भारत में, और ये 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था। भारत में 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। भारत में वन्यजीव अधिनियम जो पारित किया गया उसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत हमने नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हमने स्थापना इसके अंतर्गत की। इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके अंतर्गत किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, अर्थात ये संरक्षित विशिष्ट प्रजाति के आधारित वन क्षेत्र होते हैं। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ होते हैं इसमें किसी एक विशेष प्रकार के जीव का संरक्षण या एक विशेष प्रकार की प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। का संरक्षण, नेशनल पार्क जो होते हैं उसके अंतर्गत शरण स्थली एवं संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये आवास आधारित होते हैं, आवास आधारित होते हैं, और इनमें जो है वो सभी जीवों के जो जीवों का संरक्षण किया जाता है। सभी जीवों का संरक्षण किया जाता है नेशनल पार्क में, और एक विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्यों में। ये जो जीव होते हैं तो इनमें क्या होता है कि जैसे कोई विशेष प्राणी का संरक्षण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा, और नेशनल पार्क जो है वो जीवों को उनके अनुकूल जो है वो वातावरण उपलब्ध कराता है, अनुकूल आवास उपलब्ध कराता है, उनका संरक्षण करता है। भारत का सबसे बड़ा जो भारत का सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। यह है हेमिस हाई, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में हेमिस हाई। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है साउथ बटन जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार में है, और लगभग 0.03 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये इतना छोटा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट। और ये जो जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया था। जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। ये भी पूछ लिया जाता है, हेली नेशनल पार्क। और लगभग 1936 में इसका गठन हुआ था, हेली नेशनल पार्क का। राष्ट्र भारतीय वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह वन्य जीवन संरक्षण की अनेक जो योजनाएं बनती हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, उनका क्रियान्वयन करता है तथा निर्देशन करने वाला शीर्ष सलाहकारी निकाय भी है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 105 राष्ट्रीय उद्यान है। 105 राष्ट्रीय उद्यान है, 553 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 88 संरक्षण रिजर्व हैं तथा 127 सामुदायिक रिजर्व हैं। तो इन राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण किया जाता है वन्य जीवों का, इसमें 105 राष्ट्रीय उद्यान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 553 वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्य प्राणी अभ्यारण्य, 88 संरक्षण रिजर्व तथा 127 सामुदायिक रिजर्व। जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1,65,000 वर्ग किलोमीटर, अगर सबका क्षेत्रफल मिलाया जाए तो 1,65,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को ये कवर करते हैं। इसके साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में 1972 में जो था उसमें संशोधन किया गया और वर्ष 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण के अंतर्गत कहा गया कि इसका संबंध राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों की घोषणा और अधिसूचना से है। इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों और पक्षियों के शिकार पर नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय पार्कों एवं पशु विहारों की स्थापना के नियम बनाए गए। यानी कि जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम था जो 1972 में हुआ, इसके अंतर्गत क्या किया गया, नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई और सख्त नियम बनाए गए जिसके अनुसार वन्य प्राणियों का जो शिकार है उस पर रोक लगाई गई और उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम शुरू किया गया, इसमें टाइगरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम में शेर, चीता, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी, जंगली कुत्ते, इनका भी संरक्षण किया गया और उन जीवों का संरक्षण किया गया जो लुप्त हो रहे हैं लगातार। और वर्ष 2002 में अधिनियम में संशोधित कर इसे और कठिन बनाया गया कि यानी कि जो 1972 का वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम था उसे 2002 में पुनः बनाया गया और कठोर नियम इसके अंतर्गत लागू कर दिए, कठोर नियम बनाए गए और इन नियमों के अनुसार कोई भी प्राणी स्थानीय जनता और उस पर उनके जो वन्य प्राणी जीवों का या वन्य जो औषधियाँ हैं उनका दोहन कर रहे हैं, व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, उस पर रोक लगा दी। यानी कि तस्करी जो की जा रही है उस पर रोक लगा दी। यह अधिनियम व्यवस्था देता है कि प्रदान किए गए परमिट और लाइसेंस की शर्तों के अकॉर्डिंग ही लाइसेंस की शर्तों को अगर कोई भंग करता है
तो वो आपराधिक माना जाएगा। यानी कि अभी तक तो ये था 1972 में कि केवल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए, लेकिन 2002 में ये निश्चित कर दिया कि कठोर नियम बनाए गए कि अगर किसी ने भी प्राणी अधिनियम वन्य जीव अधिनियम में जो नियम है अगर उनको भंग किया या उनको तोड़ा तो उन्हें अपराधी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए 3 साल की सजा, 3 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना है अगर आप वन्य प्राणियों का दोहन कर वन्य प्राणियों की तस्करी करते हैं, उनको मारते हैं। भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और यह संस्थान दक्षिण पूर्वी एशिया में वन्य जीव संरक्षण, प्रशिक्षण और खोज तथा प्रबंधन के मामले में प्रतिष्ठित संस्थान है। इसका उद्देश्य है कि वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में सटीक जानकारी देना, ज्ञान देना, वन्य विज्ञान के साथ मुख्य क्रियाकलापों एवं माध्यमों और वर्गों की मदद करना है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अभी ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्या है? ऑपरेशन थंडरबोल्ट वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है जो भारत सरकार में ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम से चलाया गया। कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट की जो स्थापना हुई वो 23 जनवरी 2019 से फरवरी 2017, जो 30 जनवरी 19 तथा 2 फरवरी 2017 जो जनवरी 19 से जनवरी 30 तक तथा फरवरी 2017 के मध्य